अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इनलैंड वाटर में वेटलैंड्स को। वेटलैंड्स, द फिजिकल एनवायरनमेंट. A wetland is a habitat that is inundated by water at least some of the time and that supports plants adapted to water saturated soil. Some wetlands are inundated at all times, whereas other floods infrequently. Wetlands ऐसा एरिया है, लैंड है जहां पर या तो फ्लडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है, यानी कि कोई एक ऐसा वेटलैंड एरिया है जहां पर हर टाइम इनअंडेटेड का मतलब है फ्लडिंग होना, पानी मौजूद रहता है ऑल द टाइम। और कुछ ऐसे हैं जहां वाटर जो फ्लड करता है इनफ्रीक्वेंटली, कभी कभार। लेकिन जब इन वेटलैंड्स में, इस एरिया में पानी आ जाता है फ्लडिंग के जरिए या किसी भी जरिए, बारिश जब हो, उसके अलावा टाइड्स जब हो करीबी रिवर्स और वाटर में, तो फिर इनमें पानी आ जाता है। तो फिर ये उस वहां पर मौजूद प्लांट्स को और लाइफ को जो है वो सपोर्ट देते हैं वेटलैंड। तो वेटलैंड्स का एक बात तो ये है कि ये परमानेंट नहीं भी हो सकते, टेम्परेरी भी हो सकते हैं। So chemical environment, because of high organic production by plants and decomposition by microbes and other organisms, both the water and the soils are periodically low in dissolved oxygen. So यहाँ पर क्योंकि ये उस तरह के एरिया में मौजूद होता है जहाँ पर फील्ड्स हों या ह्यूमन जो है वो एरिया हो, कल्टीवेशन एरिया। सो कुछ वहां पर ऐसे से कुछ डिप्रेशन बन जाते हैं रॉक्स के या कोई एरिया, तो वहां पर जब पानी की अवेलेबिलिटी होती है तो वो वेटलैंड कहलाता है। लेकिन जब पानी की अवेलेबिलिटी वहां पर होती है तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है वहां पर, प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रोब्स की भी। तो फिर डिकम्पोजिशन होती है जिसकी वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होने की वजह से यहाँ पर फिश तो सर्वाइव नहीं कर सकती। Wetlands have a high capacity to filter the dissolved nutrients and chemical pollutants. तो यहाँ पर dissolved nutrients और pollutants तो ज्यादा होते हैं लेकिन dissolved oxygen नहीं होती for the survival of fish या fish rearing. Next इसकी geological features क्या है? Basin wetlands develop in shallow basins ranging from upland depressions to filled in lake and ponds. यहाँ पर जियोलॉजिकल फीचर्स के हम हवाले से वेटलैंड्स की 3 टाइप्स देखेंगे। एक होती है ये जो इसमें बेसिन वेटलैंड्स, रिवराइन वेटलैंड्स एंड फ्रिंज वेटलैंड्स। ये जो वेटलैंड्स की टाइप है, बेसिन है, रिवराइन है या फ्रिंज भी है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है जियोमॉर्फिक कंडीशन या सेटिंग्स पे कि किस एरिया में अब ये वेटलैंड बनने वाला है। बेसिन वेटलैंड वहां बनता है जहां पर अपलैंड और डिप्रेशंस, कुछ गड्ढे बन जाते हैं और फिर वहां पर जो है पॉन्ड्स या लेक्स को फिल करने के लिए जब वाटर आता है तो हम उसको कह देते हैं कि ये बेसिन वेटलैंड्स है। रिवराइन वेटलैंड्स क्या है? डेवलप अलोंग शैलो and periodically flooded banks of rivers and streams. ये कम गहरे एरिया में बनता है, यहाँ पर इतने ज्यादा डीप डिप्रेशंस नहीं है जैसे कि बेसिन वेटलैंड्स में बनती हैं। तो ये कह लें कि किसी भी रिवर के पास कोई एक एरिया है, तो जब रिवर में पानी ज्यादा हो जाता है तो फ्लडिंग होती है, तो फिर वो वाटर रिवर से निकलकर इन रिवराइन वेटलैंड्स में आ जाता है। तो ये रिवर के अंदर जो है वो फ्लडिंग के बाद एक यूजफुल है कि मजीद ये जो है वो ह्यूमन जो एरिया है उधर फ्लडिंग से बचाने का एक सोर्स है कि वो फ्लडिंग वाटर जो है वो इन वेटलैंड्स में आ जाता है। Fringe wetlands occur along the coast of the large lakes and seas where water flows back and forth because of rising lake levels or tidal action. ये जो फ्रिंज वेटलैंड्स होते हैं ये बड़े लेवल पर जो दरिया या समुंदर होते हैं वहां पर बनते हैं और इनमें से पानी आता जाता रहता है। जब समंदर की दरिया में लहरें जब उठती हैं, हाई लेवल हो जाता है वाटर का, तो वो इस फ्रिंज वेटलैंड में आ जाता है।
सो ये डिपेंड कर रहा होता है बेसिन, रिवराइन या फ्रिंज वेटलैंड्स के हमारा वहाँ पे वाटर का सोर्स क्या है, टाइडल सोर्स है या फ्लडिंग हो रही है या समटाइम्स प्रेसिपिटेशन मतलब रेनिंग जो है उससे भी वाटर इनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। The fringe wetlands include both freshwater and marine biomes। ये MCQs यहाँ पर बन सकता है कि ये जो बेसिन वेटलैंड है वहां पर भी पानी सिर्फ लेक्स और रिवर का ही है, सो फ्रेश वाटर होगा। riverine wetlands is the water from the river source, so it is fresh water, but the fringe wetlands we talk about that it is formed near the lakes and seas, so यहाँ पर fresh water भी हो सकता है और marine biome होगा। Photosynthetic organisms यहाँ पर क्या है, wetlands are among the most productive biomes on the earth, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो इट्स मीन ऑक्सीजन कम होगी। Their water saturated soil favor the growth of plants such as floating pond lilies and emergent catalase, many sedges, bald cypress and black spruce, which have adaptations enabling them to grow in the water or in soil that is periodically anaerobic. Owing to the presence of unaerated water। अब unaerated water ये होता है कि यहाँ पर एरिएशन, अब ये जो हम पॉन्ड्स या लेक्स वगैरह बनाते हैं फॉर रेयरिंग ऑफ फिश, हम वहाँ पर एरिएशन करते हैं, मतलब पानी को हिलाना, उसको ऊपर उछालना, पानी को उसमें मूवमेंट क्रिएट करना ताकि ऑक्सीजन एयर के साथ कांटेक्ट के बाद उसमें ऑक्सीजन ऐड होती जाए। लेकिन वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे अनएराटेड वाटर होता है, ऑक्सीजन वैसे भी उसका काउंटर कम हो रहा है, एयर के साथ ऑक्सीजन कम है, दूसरा ये प्रोडक्टिविटी वहां पर ज्यादा है, डिकम्पोजिशन के बाद उसके अपने अंदर भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है। सो ये एनारोबिक कंडीशन में सरवाइव करने वाले प्लांट्स जो है वो वहां पर हो सकते हैं। लाइफ woody plants dominate the vegetation of swamps while bogs are dominated by sphagnum mosses। सो ये जो हम सिंपली बात करते हैं स्वैम्प्स की, मार्शे, बॉग्स, पॉन्ड्स, ये एक्चुअली में हम वेटलैंड्स की बात कर रहे होते हैं। तो ये उनका फ्लोरा यहाँ पर डिस्कस किया गया जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है वाटर में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स कौन कौन सी हैं। वेटलैंड्स आर होम टू ए डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, बर्ड्स एंड मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। Herbivores from the crustaceans and aquatic insects larvae to muskrats consume algae, detritus and plants। जो भी herbivores, ये plants, इनके अंदर हमने देखा है कि अभी phytoplankton